हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखो, लुसेंट का जो चैप्टर है साइंस का, बायोलॉजी, उसमें है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, फोर्थ चैप्टर है। उसमें सबसे लास्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक सिस्टम रेस्पिरेशन का डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में वो सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस यहाँ पे डिस्कस किया था। इंटरनल रेस्पिरेशन डिस्कस किया था यहाँ पे। उसके बाद लास्ट हमने सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस किया था। लास्ट आपको दिख रहा है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये डिस्कस किया था। और उसके बाद हम सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप देखे थे, एक था एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, ये सब आपको मैं बेसिक डिफरेंस वो बचा हुआ है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे पार्ट का नाम है क्रेब साइकिल। तो आपको पिक्चर उतना याद नहीं रखना है, बस मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। क्लियर। साइटोप्लाज्म का होता है, सिंपल समझो, ये सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है, बेसिक आपको समझना है। उसके बाद जो क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये हमें पता है। क्लियर। तो ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को पहली बार स्टडी किया था एम्बडेन म्योर पाथवे ने। एम्बडेन म्योर पाथवे ने, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथ भी बोलते हैं। ईएमपी पाथ, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथ बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले ये तो समझिए कि ये सेल्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसी का पार्ट है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एनाएरोबिक और एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट, एनाएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन एब्सेंट। देखो, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ग्लाइकोलाइसिस किस टाइप के रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होते हैं, क्या एरोबिक में प्रेजेंट होते हैं या एनाएरोबिक में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है, एरोबिक में भी और एनाएरोबिक में भी। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो आप बोलोगे भैया ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस में सिंपल है, एक ग्लूकोज, ध्यान देना, एक ग्लूकोज, यहाँ पे पिक्चर है, एक ग्लूकोज डिकम्पोज हो जाता है, मतलब एक ग्लूकोज टूट जाता है दो पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज टूट जाता है, एक ग्लूकोज ब्रेक कर जाता है कितने में, दो पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें क्या होता है, सिंपल समझे, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुविक एसिड में। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, वन ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है दो पायरुविक एसिड में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। अब होता क्या है, एक टर्म आपने सुना होगा, एक टर्म आपने सुना होगा, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? क्या होता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, दो एटीपी एनर्जी लेते हैं। ध्यान देना, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, दो एटीपी एनर्जी लेते हैं, दो एटम ऑफ एटीपी, दो एटम एटीपी लेते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन जब रिएक्शन के बाद बनता कितना है, चार एटीपी। सिंपल,
आपने 2 एटीपी रिएक्शन से पहले लिया और जो आउटपुट है वो कितना एटीपी बना, 4 एटीपी। तो आपने नेट कितना गेन किया, क्योंकि आपने 2 तो यूज ही कर लिया था और गेन आपको 4 आउटपुट मिला, तो नेट आपने कितना गेन किया, 2 एटीपी गेन किया। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी हम गेन करते हैं, तो आपको बताना 2 एटीपी गेन करते हैं, 2 एटीपी गेन करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हम 2 एटीपी गेन करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ज़्यादा पिक्चर में आप घुसना नहीं, ये सब नीट एस्पिरेंट घुसते हैं, क्लियर। और आईआईटी जेईई वगैरह में ये लोग घुसते हैं पूरा, क्लियर, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, भी आ जाता है ना, समझ में आया, ठीक है। तो नेट 2 ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो 2 गेन होता है, कितना गेन होता है नेट, 2 एटीपी, क्लियर। 2 एटीपी कितना कैलोरी होता है, याद रखिए, 2 एटीपी ऑलमोस्ट होता है 16,000 कैलोरी, 16,000 कैलोरी। तो एक होता है कितना, एक होता है 8,000 कैलोरी, क्लियर। तो सिंपल है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, आप देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्या बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथ बोलते हैं। और ये किस टाइप के रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होता है, भाई दोनों में प्रेजेंट होता है, एरोबिक में भी और एनाएरोबिक में भी। इसमें होता क्या है, एक्चुअली एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में हम 2 एटीपी एनर्जी लेते हैं और ये 2 एटीपी से कन्वर्ट कितने में हो जाता है, 4 एटीपी में आउटपुट आता है। तो नेट कितना गेन किया हमने, 2 एटीपी एनर्जी गेन करते हैं। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जो ओवरऑल एनर्जी गेन करते हैं वो 16,000 कैलोरी, 16,000 कैलोरी मतलब एक एटीपी 8,000 कैलोरी, दोनों 16,000 कैलोरी, 2 इंटू 8,000, 16,000 नहीं हो जाएगा, हो गया। अब क्या हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली, इस प्रोसेस में एक्चुअली होता है जो NAD होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। जो NAD होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, ध्यान देना, यहाँ पे वही हो रहा है कि NAD कन्वर्ट हो जाता है 2 NADH2 में। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, 2 इंटू 2, 4 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज और याद रखना है कि इस प्रोसेस में आपको सिंपल इतना याद रख सकता है कि इस पूरे साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं, जब हम NAD को NADH में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें 4 हाइड्रोजन हमें मिल गया। NAD को NADH में कन्वर्ट कर रहे थे तो 4 हाइड्रोजन मिला है, क्लियर। ज़्यादा रिएक्शन में घुसना नहीं है। तो इस पेज से हमें याद क्या करना है, EMP पाथ दोनों साइकिल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म का है, सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्लियर। नेट 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में बनता है, 4 हाइड्रोजन फॉर्म होता है, एनर्जी करेंसी ATP होती है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है। अब नेक्स्ट है क्रेब साइकिल, डिस्कस करते हैं। सिंपल है, सेलुलर रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल होता कहाँ पे है, साइकिल प्लीज नहीं याद रखना है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसको किसने डिस्क्राइब किया सबसे पहले, हेंस क्रेब ने, इसलिए उनके नाम से पढ़ा। क्या नाम है उनका, हेंस क्रेब, ठीक है, इसलिए उनके नाम पे ही पड़ा हुआ है। इस प्रोसेस को हम पूरा, एक और नाम क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, समझ में आया ना, साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, समझ में आया ना, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं। होता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस। जो रेस्पिरेशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है ना सेल के अंदर, वो इसी के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है। इसमें होता क्या है, जो पायरुविक एसिड है, ध्यान देना, जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुवेट जो हम बोलते हैं, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, CO2, ध्यान में यहाँ पे जो पायरुवेट था वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, समझ में आया।
याद करने के लिए कर लीजिए, यहाँ से ग्लूकोज से बना था पायरुवेट, और यहाँ से पायरुवेट से बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। पायरुवेट एसिड से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है ना। इस पूरे रिएक्शन में होता क्या है, पिछले रिएक्शन में हमने देखा था क्या, 2 नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 एटीपी प्लस 2 एडीपी बनते हैं। ठीक है ना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और 2 एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई और ट्राई। तो क्या बनता है यहाँ पे, 2 एटम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के बनते हैं और 2 एटम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बनते हैं। यहाँ पे नेट कितना बन रहा था, सिर्फ ट्राई बन रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 एडीपी भी बनेंगे, 2 एटीपी भी बनेंगे। क्लियर। सेम पिछली बार की तरह जहां पे 4 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है। क्लियर। आप रिएक्शन को इसको समझोगे ना, तो इसको समझोगे तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, बस बेसिक चीज बात बता दे रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इस पूरे रिएक्शन में क्या होता है, 2 कंप्लीट, ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो पायरुविक एसिड के होते हैं उससे कन्वर्ट होता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया ना। सिंपल, यहाँ पे हमने देखा था ना कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो अगर 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं पायरुविक एसिड के, तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। एक और चीज बनता है कि यहाँ पे जो एटीपी कितना जनरेट हुआ है, यहाँ पे 2 एटीपी जनरेट हुआ, नेट, क्योंकि 2 तो आप यूज ही कर लिए थे और आउटपुट आपका 4 आया, तो नेट कितना होगा, 2। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों साइकिल में से जो ज्यादा एटीपी कहाँ पे जनरेट होता है, तो ज्यादा एटीपी यहाँ पे जनरेट होता है क्रेब साइकिल में। टोटल कितना होता है, 36। ये मैं आपको याद बताता हूँ कैसे। टोटल यहाँ पे 36 एटीपी जनरेट होता है, यहाँ पे 2। तो टोटल अगर बात करें, टोटल 48 होता है, क्योंकि दोनों तो सेल के अंदर ही होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कैसे होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ एसिड में पायरुविक एसिड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना भाई, ज्यादा आप अंदर मत घुसना, बस जितना बता रहा हूँ। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं हम, तो हम पहले क्या बनता है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ NaTH बनता है। उसके अलावे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 बनता है, और एक उसके अलावे, देखो पहले क्या होता है, पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हो। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी किसकी बात कर रहा है, पूरे सेल में कितना प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो पायरुविक एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो पहले हम यहाँ से यहाँ क्रेब साइकिल का देख लेते हैं, क्रेब साइकिल का। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस तो हमने देख लिया था, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, फिर दोनों को फिर बाद में ऐड कर देंगे। देखो, क्रेब साइकिल में टोटल 36 एटीपी जनरेट होता है। ध्यान देना, जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें 3 चीज बनता है, एक NaTH बनता है, क्लियर, उसके अलावा NaDH2 बनता है, और उसके अलावा कुछ ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल NaDH बनता है, तो 5 मॉलिक्यूल, एक NaTH से 3 ATP ऑब्टेन किया जा सकता है, एक NaDH2 से 2 ATP ऑब्टेन किया जा सकता है। तो NaTH से 3 ATP, इनसे 2 ATP, तो यहाँ पे 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 करेंगे तो 15 2 क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 16 2 18, तो यहाँ पे 18 हुआ। लेकिन हमें एक चीज पता है कि हमारे पास ओरिजिनल कितना ग्लूकोज था, एक ग्लूकोज से हम कितना बना रहे थे, 2 पायरुविक एसिड बना रहे थे। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना रहे थे, तो हमारे पास टोटल ग्लूकोज है, उससे 2 पायरुविक एसिड बना रहे थे। तो एक पायरुविक एसिड से 18 ATP, तो 2 पायरुविक एसिड से 18 दूना 36 ATP। क्लियर। तो 36 ATP क्रेब साइकिल से, और ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP, तो टोटल ATP कितना जनरेट हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ एनर्जी का, 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भले ही रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब लास्ट में हम क्या है, कुछ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस है,
एक लास्ट टॉपिक है, मैं आपको हाँ यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो यहाँ पे बताए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये है मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होता है? सबसे पहले ग्लूकोज का होता है, उसके बाद फैट का होता है, ठीक है ना। और देखो ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात करें कंजम्पशन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और मतलब सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद फैट का होता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीडेशन खत्म हो जाता है, तब ऑक्सीडेशन किसका स्टार्ट होता है? प्रोटीन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब में से लास्ट में सबसे किसका ऑक्सीडेशन होता है? तो प्रोटीन का। क्लियर। देखो रेस्पिरेशन एक टाइप का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन से क्या होता है? वेट जो होता है बॉडी का वो रिड्यूस करता है, ठीक है ना। और एक चीज सबसे पहले पूछ सकता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे बॉडी में जो मेडुला होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो एक पॉइजन होता है जिसका नाम है साइनाइड पॉइजन। साइनाइड पॉइजन हमें डेथ मतलब जल्दी से मार सकता है, सेकंड में ही मार सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ब्रेक कर देता है। समझ में ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को ब्रेक कर देता है, मीन रेस्पिरेशन को बिल्कुल ब्रेक कर देता है। तो साइनाइड बिल्कुल खतरनाक टाइप का पॉइजन होता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सब मैं कर चुका हूँ, ये सारा हो चुका है। तो आप अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, राकेश यादव सर का भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमारा कंप्लीट स्टैटिक कोर्स है जिसमें बायोलॉजी हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी सारा सब्जेक्ट, मतलब ये आपको इकट्ठा मिल जाएगा सब विद इन 3 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, कोई ऐड वैड नहीं होता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऐड वैड करके, मतलब एक्स्ट्रा पिक्चर ऐड करके। और एक और चीज़ बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ, आप लोग को मुझे बताना है कि चलो ये तो हो गया, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है न्यूट्रिएंट हो चुका है, इम्पॉर्टेंट मिनरल वगैरह हो चुका है, ह्यूमन डिजीज हो चुका है। जो मिसलेनियस बचा वो कर ले कि रहने दे, बता दीजिए। जो मिसलेनियस बचा हुआ है तो मिसलेनियस बताइएगा, तो मिसलेनियस में हम 2 क्लास में कर लेंगे, एक मेडिकल डिस्कवरी और उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। आप लोग 6 PM में ज़रूर आना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।